एक आईएएस अधिकारी को लगातार एक चौकी की शिकायत आ रही थी कि जी यहाँ पर पुलिस वाले हमसे पैसे वसूलते हैं और पैसा ना देने पर हमको जो है गाली गलौज करते हैं। तो जब आईएएस अधिकारी के पास ये शिकायत जाती है तो आईएएस अधिकारी सोचते हैं कि शायद चौकी का नाम बदनाम करने या अपने आप से ही कर रहे होंगे। तो इस तरह से फिर जब तीसरी चौथी बार इस तरह की शिकायत आती है तो फिर आईएएस अधिकारी सोचने को मजबूर हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही हैं। तो वो अपने सीनियर जो अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनसे वो कहते हैं और उनके साथ वो बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद वो लोग जो हैं कार्रवाई के लिए जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वो एक टीम का गठन करते हैं, 5 टीमें बनाई जाती हैं और वो जाते हैं और वहाँ जब कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद जो है वो ट्रक में बैठते हैं। ट्रक में बैठने के बाद वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो वसूली होती थी। जब वसूली होती थी ट्रक वहाँ पहुँचता है। ट्रक वहाँ जब पहुँचता है तो उसके बाद होता ये है कि ट्रक में वो सोचते हैं कि जो एक पुलिस वाला भी अपने साथ लेते हैं, जो सब इंस्पेक्टर था उसके साथ वो जाते हैं। तो सब इंस्पेक्टर से वो नीचे से कहता है जो पुलिस वाला जो सिपाही है कि भाई पैसे दो। तो वो जो सब इंस्पेक्टर था उसको जिस तरह से दोनों आईएएस अधिकारियों ने जो बताया था, आईपीएस अधिकारियों ने जो बताया था तो उसी तरह से मतलब अपने डिलीवर कर रहा था, जो बातें थी उनको डिलीवर कर रहा था, वो उसी तरह से बोल रहा था। तो जब उसके बाद वो आगे पहुंचते हैं तो सिपाही जब उनसे मांगता है तो वो कहता है कि किस बात के पैसे। तो उसको बताते हैं कि क्या आप नए हो और 2 डंडे पड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ का पता लग जाएगा, 500 रुपये दो। इस तरह से जब वो कहते हैं तो फिर उसके बाद वो नीचे कूदते हैं और नीचे कूदने के बाद उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसका नाम सतीश होता है। सतीश कहता है कि सर मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं, कौन है। तो वो कहते हैं कि ये प्राइवेट लोग हैं। तो वहाँ 20-25 लोग जो थे उनमें भगदड़ मच जाती है। उसके बाद इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो इस मामले में जो है लगभग 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। 17 जो पुलिस कर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। उसी के बीच जब ये मामला होता है तो ये खबर जो है अखबार, टीवी, सब सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भी पहुंचती है। मुख्यमंत्री के पास जब ये खबर पहुंचती है तो वहां से ज़िले के एसपी और एक और अधिकारी, एसपी और एएसपी को वहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रातों रात। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कौन से अधिकारी हैं इस घटना के माध्यम से, कि वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने इस घटना को जो है कि वो देखा, वो मौके पे गए और जिनका नाम जो है कि लोग जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं अजय कोहली लगातार आपको सच्ची घटनाएं लेकर आता रहा हूं। आज की ये घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया की है, जो कि वहाँ पर एक जोन है आजमगढ़ जोन। वहाँ के एक आईपीएस हैं जो कि डीआईजी हैं वैभव कृष्ण। उनके पास लगातार जो है वो कॉल आए। पहली बार जब कॉल आई तो उन्होंने सोचा कि चौकी को बदनाम किया जा रहा होगा, वैसे ही जो है नॉर्मल जो है उस तरीका से इस तरह से उस बात को लेते हैं। लेकिन जब बार बार इसी तरह की कॉलें आती हैं तो फिर वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो है। फिर वो जो है कि 4 लोगों को भेजते हैं, वो चेकिंग कराते हैं। लगभग 4 दिन की चेकिंग चलती है। चेकिंग की जो है वो देखा जाता है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो इसी तरह से काम कर रहे हैं और इसी तरह से अवैध जो वसूली है वो कर रहे हैं। अवैध वसूली लगातार जारी है। तो उसके बाद हम आपको बता दें वो जो डीआईजी हैं कृष्ण वैभव उनका नाम है, और बलिया का एक थाना है नरही, वहाँ ये जो नरही है, नरही में किया जा रहा था। तो वैभव जो है वो अपने सीनियर अधिकारी हैं एडीजी पीयूष मोडिया को ये सूचना देते हैं। पीयूष मोडिया जो कि एक एडीजी हैं, उनके साथ जो चलते हैं और एडीजी के साथ वो जो है 5 टीमें गठन करते हैं। 5 टीमों को गठन किया जाता है। 5 टीमें अलग अलग होती हैं, 5 गाड़ियों में जाते हैं। तो उसके बाद जब वो वहाँ सबसे पहले जाते हैं तो उस चौकी पे जाते हैं जहाँ जगह है एक नरही। तो नरही पे जब वो पहुँचते हैं तो नरही क्रॉस करते हैं। उसके बाद वो बिहार के बक्सर में जाते हैं और बक्सर से फिर वो रिटर्न आते हैं। जब बक्सर से रिटर्न आते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कि गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं। गाड़ियों की एक लंबी लाइन वहाँ लगी हुई है और जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस वाले 3-4 पुलिस वाले वहाँ कुर्सियों पे बैठे हैं और जिनमें 2 पुलिस वाले डंडे मार मार के गाड़ियों से पैसे उगा रहे हैं और लगभग 15 से 20 लोग वहाँ और हैं जो वहाँ खड़े हुए हैं। तो इस तरह की जब वो देखते हैं कि वहाँ पर
टीम पहुंचती है, टीम में से 2 गाड़ियां आगे निकल जाती हैं जिनसे पैसा ले लिया जाता है। फिर एक गाड़ी जिसमें आईएएस अधिकारी हैं, और इसमें मैं आपको बता दूं जो बनारस के एडीजे हैं पीयूष मोडिया, वो 2 टीम गठन करते हैं, और डीआईजी वैभव जो हैं उनकी 3 टीमें होती हैं, यानी कि टोटल मिला के 5 टीमें थी। तो जब वहाँ चेकिंग की जाती है तो चेकिंग के दौरान जब वो आगे निकल जाती हैं 3 पीछे रह जाती हैं। तो एक इसमें जिसमें वैभव कृष्णा जी थे, उसकी गाड़ी जो है वो एसआई वो चला रहे थे। तो जब उनसे ये बात कही जाती है कि पैसे निकालो, फिर वो कहते हैं कि किस बात के पैसे, वो कहते हैं कि आप यहाँ नए हो, 2 डंडे पड़ेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा और आपको पैसे देने हैं। तो वो कहते हैं क्यों देने हैं, वो उतर के आता है, उसे कहते हैं कि मेरा नाम सतीश है और जो आपकी मर्जी हो, जिससे शिकायत करनी हो आप कर दीजिए। तो वो जब वहाँ से शिकायत का नाम लेता है तो वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ता है। जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो उसके बाद वहाँ जो है और जो 25 लोग हैं वो वहाँ पे आने लगते हैं। तो उसके साथ ही वो कहते हैं, एसआई जो है वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पर आईएएस अधिकारी जो हैं वो आए हुए हैं, आईपीएस अधिकारी जो हैं वो आए हुए हैं, जो कि वैभव कृष्णा जी है वो गाड़ी में बैठे हैं। तो जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं तो जो बाकी के लोग थे, वो 3 पुलिसकर्मी थे, तो बाकी के लोगों में भगदड़ मचा दिए, इधर उधर भागने लगते हैं। उनमें से जो 3 पुलिसकर्मी थे वो सोचते हैं कि आज तो हम लोग पकड़े गए। तो उसके बाद वो भी भागना शुरू करते हैं। इस तरह की हालात होती है वहाँ की कि कोई एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक, इस तरह से वहाँ की हालात होती हैं। तो फिर उसके बाद सतीश जी कहते हैं कि सर मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, मुझे कुछ भी जो है वो नहीं मिलता है, मुझे तो बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहने को खड़ा करा गया है और कहा गया है कि आपको यहाँ ऐसे कुछ करना है। उसके बाद जो है वो बताते हैं कि हमारे हेड कांस्टेबल विष्णु यादव जो हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। हरिदयाल जिनका नाम है, जिनको पकड़ा था हरिदयाल बताते हैं कि हेड कांस्टेबल विष्णु हैं, जो कि मुझे बताते हैं कि दूसरा उनमें है दीपक मिश्रा जी, वो हैं, और एक यहाँ के जो एसओच हैं उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है जिनका नाम है पन्ना लाल। उन्होंने हमको 500 रुपये जो है हर गाड़ी से उगाने के लिए कहा है, वसूली के लिए कहा है, जिनमें से 100 रुपये हमारे पास बचते हैं, 400 रुपये हमारे एसओच साहब के पास जाते हैं, यानी कि पन्ना लाल के पास जाते हैं। उसके साथ वो बताते हैं कि जो ये 20-25 लोग हैं, इन लोगों की सैलरी है महीने का फिक्स है कि आपको कितने पैसे जो है वो देने हैं। फिर उसके बाद आपको बता दें कि उन सभी को जो है पकड़ा जाता है, क्योंकि 5 टीमें होती हैं। पकड़ने के बाद उन सबको थाने पहुंचा दिया जाता है। उसी के बाद एक और चौकी होती है, उस चौकी के लिए भी वहां पर उनके पास बार बार कॉल आ रहे थे कि उस चौकी में, चौकी जो है कोटा में है, कोटा में जो चौकी थी, उस कोटा में चौकी के लिए भी वो जो है पुलिस की टीम वो कहती हैं कि वैभव कृष्णा जो है वो कहते हैं पीयूष मोडिया जी से कि सर बताइए आगे भी किया जाए। तो पीयूष मोडिया जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन पीयूष मोडिया जी और कृष्ण वैभव भी बातचीत के दौरान ये कहते हैं कि सारी टीम को नहीं लेके जाएंगे, अगर पूरी बल के साथ जाएंगे तो दल बल के साथ तो वहाँ लोगों को पता लग जाएगा। तो वो 2 टीम जो है वो जाती हैं वहाँ पे। जाने के बाद वो वहाँ इस तरह से चौकी पे पहुँचते हैं। चौकी पे देखते हैं कि वहाँ पहले ही लाइन लगी हुई है। लाइन लगी होने के साथ साथ ये पता लगता है कि वहाँ पर एक अधिकारी हैं जिनका नाम है सतीश चंद, और एक उनके साथ सादा वर्दी में खड़ा हुआ है जिनका नाम आपको बता दूं अशोक है। अशोक वहाँ सादा वर्दी में था, जो कि यूँ कह सकते हैं कि दलाल टाइप का आदमी था। तो सतीश पैसे उगा रहा था। पैसे वहाँ पर ये था कि चौकी पे कोई 400 दे दे, कोई 500 दे दे, वहाँ 500 का कोई फिक्स नहीं था। तो सतीश वहीं गाड़ी के पास आते हैं, डंडा मारते हैं, कहते हैं कि पैसे दीजिए। तो वहीं एसआई जो है वो कहते हैं कि किस बात के पैसे। तो वो कहते हैं कि तुमको पता नहीं है का, पहली बार आया कोई नए हो का, 2 डंडा पड़ेंगे तो तुमको सब पता लग जाएगा। इस तरह की भाषा का वहाँ प्रयोग किया जाता है। और वो फिर उसके बाद नीचे उतरते हैं और उसी के साथ जैसे सतीश का हाथ पकड़ते हैं। तो सतीश का हाथ पकड़ने के बाद दूसरे आदमी जो है अशोक, वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो हो गई खैर। तो जैसे ही सतीश का हाथ पकड़ा जाता है तो सतीश कहता है कि रोने लगता है, कांपने लगता है, कपकपी में कहता है कि सर मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे बकस दीजिए। तो वो बताते हैं कि सर हमारी तो चौकी इंचार्ज जो हैं राजेश कुमार, उन्होंने यहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ रही हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ तक कि ये घटना ऐसे होती है। उसके बाद जो है नरहे इंचार्ज पन्ना लाल और बाकी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो सुबह के लगभग 8 से 9 बज गए थे। 8-9 बजने के बाद वो सुबह जाते हैं और थाना जो है नरही थाना, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पहुँचने के बाद कि वहाँ के जो सीओ हैं वो वहाँ पे हैं, चौकी इंचार्ज जो हैं
वो वहाँ पे हैं, हेड कांस्टेबल सब लोग जो है वहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे जो है राजेश कुमार जो हैं उनको और यानी कि उनके साथ एक और दूसरे आदमी जो हैं उनका नाम है मंगल प्रसाद, उन सभी को जो है निलंबित किया जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद कार्रवाई की वजह से ऐसा शो करते हैं कि हमको पता नहीं है। वहाँ के सीओ हैं जिनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, सीओ को भी सुमित जो हैं वो वहाँ होते हैं, सुमित को और बाकी लोगों को जो है एडीजी और डीजी वैभव कृष्णा और पीयूष मौर्य जो हैं वो निलंबित कर देते हैं। उसी के साथ जैसे इनको निलंबित किया जाता है ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचती है। शासन प्रशासन तक जैसे ही पहुंचती है तो जिले के जो एसपी हैं यानी कि उनका नाम देवराज शर्मा है और एएसपी जो हैं दुर्गा शंकर तिवारी जो हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे ही ट्रांसफ़र होता है तो वो सब लोगों के ये खबरें जो हैं अपने अपने बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आने लगती हैं और सुर्खियों में आने के बाद जैसे मुख्यमंत्री साहब के पास ये खबर पहुंचती है तो मुख्यमंत्री साहब सख्त कार्रवाई का आदेश देते हैं। कहते हैं कि किसी को बख्शना नहीं है, सब जो इसमें सम्मिलित हैं उन लोगों को नहीं छोड़ना है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर की गई और कौन कौन पुलिसकर्मियों को डिस्चार्ज किया गया था वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो नरही इंचार्ज हैं पन्नेलाल, मंगल प्रसाद, आरक्षी, विष्णु यादव, हरिदयाल, उदयवीर सिंह, प्रशांत सिंह, ओम प्रकाश और नरही थाना का स्टाफ जो है और चौकी का स्टाफ जो है उन सभी को निलंबित किया गया था। सीओ जो है उनको भी शुभ सूचित जो है उनको भी निलंबित किया गया था। उसी के साथ मैं आपको बता दूं इसके बाद एक एफआईआर की जाती है। एफआईआर जो है वो एक सुशील कुमार नाम का व्यक्ति करता है, सुशील कुमार नाम का एक पुलिसकर्मी करता है जिसमें 23 लोगों पर एफआईआर होती है जिसमें से 7 पुलिसकर्मी हैं। उसी के साथ मैं आपको बता दूं इन पे नया जो कानून की प्रक्रिया है वो न्याय संहिता के द्वारा नए नए कानून जो अभी आए हैं उसके माध्यम से इनके ऊपर जो है वो जांच की जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें एफआईआर के बाद जो एसपी हैं और ये जो एएसपी हैं इनको तबादला भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको बड़ी जानकारी ये दे दूं कि आजमगढ़ जोन जो है उसके एसपी जो वैभव कृष्णा हैं और पीयूष एडीजी जो हैं वो आदेश देते हैं कि यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं थाना इंचार्ज हैं इन सब की जो है कॉल डिटेल से लेके इनकी जो संपत्ति है उस पर नज़र रखी जाए, उस संपत्ति को चेक किया जाए कि कितनी संपत्ति है, क्योंकि ये काम यहाँ बहुत पिछले लंबे समय से चल रहा था। तो कितना कितना पैसा इन लोगों ने जनता से हड़पा है, कितना कितना इन्होंने यहाँ लिया है, तो उस तरह की जो पैसे की जो रकम है उसको देखा जाए कि कितने इनके पास संपत्ति इन्होंने बना ली है। अगर किसी रिश्तेदार के नाम पे है तो वो भी चेक की जाए, कॉल्स पे क्या क्या बातें हुई हैं वो सारी चीज़ें चेक की जाए। तो इस तरह से उन्होंने वैभव कृष्णा और पीयूष मौर्य जो एडीजी हैं उन्होंने निर्णय दिया और उस तरह से इन पर कार्रवाई की गई। लेकिन आज अगर हमको ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा वैभव कृष्णा जैसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है, वैभव कृष्णा जैसे आईपीएस ऑफिसरों की ज़रूरत है जिससे हमारी कानून की व्यवस्थाएं जो उसको दुरुस्त रखा जा सके। जैसे कहीं भी कोई अवैध वसूली है, गलत काम है तो वहाँ पर वैभव जैसे कृष्णा जैसे लोगों की ज़रूरत है जो वहाँ जाकर कार्रवाई करें और उन लोगों को चुपचाप से रात में जाकर जिस तरह यहाँ की गई बलिया के जो इलाका है यहाँ पे की गई थी, तो इस तरह से वहाँ भी कार्रवाई हो जिस तरह से जो अपराध है उसको मुक्त किया जा सके। अगर हमारे पास इस तरह के कृष्ण जो वैभव कृष्ण है इस तरह के अफसर होंगे तो शायद हम अपराध से मुक्त पा सकते हैं। इस जो घटना है इसको सुनाकर मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपराध से मुक्त पाने के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए पुलिस अधिकारियों का। आपने सुना कि कितने मेहनत वो लोग करते हैं हम लोगों के लिए, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। और मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था और किसी को परेशान करना नहीं था। इस कहानी को कोई अपने ऊपर ना ले, ये कहानी सच्ची घटना थी जो मैंने आपको सुनाई। तो देखते रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें और बने रहें। धन्यवाद।